आनंद, ये वही आकाश आनंद है जो कहते थे कौन आज़ाद मैं नहीं जानता कि ऐसे नेताओं को जो आज तक पंचायत चुनाव नहीं जीते हों। तो देखिए अब उन्होंने बता दिया कि सिर्फ पंचायत नहीं वो सांसदी का चुनाव भी जीत सकते हैं। अब ऐसे में जिस तरह से आज़ाद ने कह सकते हैं कि जो दलितों का झंडा वो बुलंद किया है, इतनी दलितों की आवाज़ 2019 की बात करें और 2024 की बात करें तो बहुत बड़ा फर्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ कांग्रेस पार्टी खुद ही अकेले यहाँ पर 99 सीटें जीतती हुई नजर आती है और उसके बाद निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आता है। ऐसे में 100 का जी देखिए, तरुण लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अब ये तो सरकार का गठन तो हो गया है, शपथ भी ले ली गई है। तो ऐसे में अब यहाँ पर स्पीकर की जो डिमांड हो रही है वो विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर की डिमांड की जा रही है, जैसे कि हाल ही में अभी मामला निकल के सामने आया। तो ऐसे में स्पीकर तो एनडीए का ही बनेगा। कोई नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल शुरू हो चुका है और आज उसका दूसरा दिन है। पहले सत्र में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सांसद थे उन्होंने शपथ ली और आज बारी है विपक्षी सांसदों की। ऐसे में पहले दिन सत्र में देखा जाए तो भारी हंगामा पार्लियामेंट में देखने को मिला। विपक्ष यहां पर संविधान लेकर पहुंचा और यहां पर पेपर लीक के मामले को लेकर घोर प्रदर्शन यहां पर करता नजर आया। जब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी शपथ ली तब भी यहाँ पर जो पूरा विपक्ष था वो पेपर लीक चिल्लाने लगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे नगीना सीट से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद की, जो कि आज शपथ लेने वाले हैं। वो भी विपक्ष में शामिल थे और वो भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला करते नजर आ रहे थे। ऐसे में यहाँ पर आजाद जो है वो आकाश आनंद को लेकर भी बहुत कुछ कहते नजर आए हैं। दरअसल अभी हाल ही में आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी फिर से घोषित कर दिया गया है और जब आजाद से बात पूछी गई तब आजाद ने कहा कि आकाश मेरा छोटा भाई है और यहाँ पर आकाश से मेरे को उम्मीद है कि अब यहाँ पर वो पार्टी की जो भागदौड़ है बड़े अच्छे से संभालते हुए नजर आएंगे। कुछ सवालों के मेरे साथ न्यूज रूम में इस समय मौजूद है अमन सर, जो स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है, चंद्रशेखर आजाद आकाश आनंद की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि पहले भी देखिए एक बार उन्होंने छोटा भाई बताया था, अब एक बार फिर से यहाँ पर आकाश आनंद को छोटा भाई बताते नजर आए हैं। और यहाँ पर बीएसपी पार्टी का एक भी सांसद जो है पार्लियामेंट नहीं पहुंचा है। चंद्रशेखर आजाद है, आजाद समाज पार्टी से नगीना सीट से चुनाव लड़ा और सांसद बने और देखिए पार्लियामेंट पहुंचे, आज शपथ लेने वाले हैं। अब दलितों के लिए क्या कुछ यहाँ पर करते नजर आएंगे, क्योंकि शुरुआत से कहते थे कि दलितों के हित में बात करता नजर आऊंगा, पिछड़ों के हित में बात करता नजर आऊंगा, मुस्लिमों के हित में बात करता नजर आऊंगा। और अब वो सपना कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का साकार हो चुका है, पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जाहिर बात है, आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद ये वही आकाश आनंद है जो कहते थे कौन आज़ाद मैं नहीं जानता कि ऐसे नेताओं को जो आज तक पंचायत चुनाव नहीं जीते हों। तो देखिए अब उन्होंने बता दिया कि सिर्फ पंचायत नहीं वो सांसदी का चुनाव भी जीत सकते हैं। अब ऐसे में जिस तरह से आज़ाद ने कह सकते हैं कि जो दलितों का झंडा वो बुलंद किया है, इतनी दलितों की आवाज़ बने, उसमें बीएसपी की आवाज़ कहीं ना कहीं कुछ दबी हुई दिखाई पड़ती है। अब आकाश आनंद को इसीलिए दोबारा लेकर आया गया कि भाई आप आइए, पार्टी को संभालिए। और यही वजह है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद ने वो भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई अगर पार्टी को कोई मजबूत कर सकता है, बीएसपी को एक बार फिर उठाकर खड़ा कर सकता है तो वो आकाश आनंद है। इसलिए उनको मेहनत करनी चाहिए, तमाम जगह जाकर प्रचार प्रसार करना चाहिए, पार्टी को के जो नेता हैं जो नाराज हो गए उनको भी इकट्ठा करना चाहिए। और देखिए अगर ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले दिनों में ये मानकर चलिए आपकी बीएसपी एक बार फिर से मजबूत हो सकती है, क्योंकि अभी कई जगह पर उपचुनाव भी है। तो ऐसे में बीएसपी लग गई है कि अभी से उसके जो तमाम नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो भी उनके सपोर्टर अगर उनसे नाराज हुए तो उनको ऐसे मनाया जाए, क्योंकि देखिए बिना संगठन के पार्टी कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में आकाश आनंद को लेकर आना, आकाश आनंद को फिर से सत्ता की कह सकते हैं कि जो पार्टी की सत्ता है वो उनको सौंपना है। कहने का मतलब यही बताता है कि आने वाले दिनों में मायावती को भी पता है कि उनकी बहुत अब जो स्थिति ऐसी नहीं है कि वो हर जगह जाकर चुनाव प्रचार कर सके। तो ऐसे में उनको एक बड़े चेहरे की ज़रूरत है। तो ऐसे में एक बार फिर से उन्होंने आकाश आनंद के नाम पर मोहर लगाई। यही वजह है कि अब आज़ाद भी यहाँ पर उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि देखिए राजनीति में कभी भी जो दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। आज़ाद को भी पता है कि अगर आने वाले दिनों में अगर उनको आकाश को उनकी ज़रूरत पड़ी तो दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, साथ मिलकर पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि वैसे भी कहा जा रहा है कि जब तक दोनों दल एक साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी बहुत मजबूत नहीं हो सकती। और यही बात बारंबार कही जा रही है कि इक्का दुक्का सीटें जीतने से आज़ाद जो है कोई बड़ी पार्टी को बना नहीं सकते। तो इसीलिए आज़ाद को भी एक बड़ी पार्टी की ज़रूरत है, वहीं जो बीएसपी है उसको भी एक बड़े चेहरे की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो आज़ाद हैं और आकाश हैं अगर साथ मिलते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति यहाँ पर एक अलग तरह की दिखाई पड़ सकती है। साथ में जिस तरह से अब जो आज़ाद हैं अब संसद के अंदर पहुँच चुके हैं तो ऐसे में उनसे
एक बड़ी उम्मीद ज़रूर लग रही है कि उत्तर प्रदेश में वो जो दलित समुदाय है उनकी आवाज़ बन सकते हैं। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा, तो इसके बाद किस तरह के मुद्दों पर वो बात करते हुए नजर आ सकते हैं, किस तरह के मुद्दों को वो संसद के अंदर उठाते हुए नजर आएंगे, इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। जी वाकई में यहाँ पर अब सभी की जो निगाहें हैं चंद्रशेखर आजाद पर लगी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कल पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जब शपथ ली तब भी विपक्ष ताबड़तोड़ हमला करता नजर आया। यहाँ पर तानाशाही नहीं चलेगी इस तरह के नारे लगाता नजर आया, संविधान के नारे लगाता नजर आया। अगला सवाल मेरी सहयोगी नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन देखा जा रहा है। कम सीटें हैं, 240 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, एनडीए में रहकर सरकार बनाई क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं इस बार विपक्ष शुरुआत से मजबूती में दिखाई दिया, पहले सत्र में मजबूती में दिखाई दिया। क्या इस बार जिस तरह से पहले दिखाया जाए 2014, 2019 में जो कानून पास करा लिए गए थे 10 साल के कार्यकाल में, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए कुछ कानून जो भी होंगे उनको पास कराना बेहद डिफिकल्ट माना जा रहा है। इस बार विपक्ष जो है मजबूत दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अगर हम 2019 की बात करें और 2024 की बात करें तो बहुत बड़ा फर्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ कांग्रेस पार्टी खुद ही अकेले यहाँ पर 99 सीटें जीतती हुई नजर आती है और उसके बाद निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आता है। ऐसे में 100 का आंकड़ा पार करते हुए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी नजर आती है। तो वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस खुद यहाँ पर दावा करता हुआ नजर आ रहा है। वो यहाँ पर स्पीकर पद की मांग को लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके सहयोगी दलों में से किसी न किसी को यहाँ पर स्पीकर पद पर बैठाना चाहिए। जहाँ पर टीडीपी की भी मांग यहाँ पर देखी जा रही थी और इसी मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी भी सहमति जता रही थी। वहीं पर अब यहाँ पर खबरें निकलकर सामने आती हैं कि सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। जहाँ स्पीकर पद यहाँ पर एनडीए की तरफ से देखा जाएगा तो वहीं डिप्टी स्पीकर पद कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की तरफ से देखा जा सकता है। तो ये जो मांगे हैं जो सदन के अंदर उठती हैं या फिर कुछ योजनाएं आते हैं, कुछ एक्ट आते हैं, चाहे आप यहाँ पर सीएनआरसी का मुद्दा उठा लीजिए, चाहे आप यहाँ पर यूसीसी का मुद्दा उठा लीजिए या कई और ऐसे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती है कि उनकी सरकार एकदम से इस बिल को लेकर आए और वो सदन के अंदर पास हो जाए। तो इन्हीं मुद्दों के तहत अब विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ सकती हैं और इनके जरिए कहीं ना कहीं इन योजनाओं पर रोक भी लग सकती है जब तक कि आपसी सहमति बन ना जाए। तो विपक्ष मजबूत है और 2019 के मुकाबले तो कहीं ज्यादा मजबूत यहाँ पर नजर आता है। जी वाकई में 2019 के मुकाबले विपक्ष इस बार काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन जैसे नाजमीन ने कहा कि इस बार विपक्ष की मांग है, वो कोशिश करता नजर आ रहा है कि स्पीकर की जो कुर्सी पर बैठे वो विपक्ष का कोई सहयोगी बैठे। क्या विपक्ष इस मामले में देखिए कामयाब होता नजर आएगा? अगला सवाल मेरे सहयोगी मनीष से लेंगे। मनीष, जिस तरह से विपक्ष पूरी तरह से कोशिश करता नजर आ रहा है कि भाई स्पीकर की कुर्सी पर इस बार विपक्ष से कोई नेता बैठे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का नेता बैठे। अगर बीजेपी और मैं विपक्ष को देखूं तो बीजेपी के पास भी 240 सीटें हैं और विपक्ष के पास भी तकरीबन 235 सीटें दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर अगर निर्दलियों का साथ और ज़्यादा मिल गया तो बीजेपी से ऊपर यहाँ पर विपक्ष जाता दिखाई देगा। एनडीए के साथ में रहकर बीजेपी ने सरकार बनाई, कितना दबाव यहाँ पर बीजेपी महसूस कर रही है और स्पीकर की कुर्सी पर क्या इस बार विपक्ष अपना सहयोगी बिठाने में कामयाब होता नजर आएगा? जी देखिए, तरुण, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से अब ये तो सरकार का गठन तो हो गया है, शपथ भी ले ली गई, तो ऐसे में अब यहाँ पर स्पीकर की जो डिमांड हो रही है वो विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर की डिमांड की जा रही है। जैसे कि हाल ही में अभी मामला निकल के सामने आया, तो ऐसे में स्पीकर तो एनडीए का ही बनेगा कोई भी, लेकिन यहाँ पर डिप्टी स्पीकर की मांग यहाँ पर इंडिया गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये देखना होगा कि क्या आज जो 12 बजे यहाँ पर स्पीकर के नाम का ऐलान होने वाला है, उसके बाद डिप्टी स्पीकर का अगर यहाँ पे पद दिया जाता है तो क्या वो इंडिया गठबंधन के किसी यहाँ पर दल को मिलता है या फिर डिप्टी स्पीकर की डिमांड होने के बाद यहाँ पर एनडीए की तरफ से ही डिप्टी स्पीकर कोई बनाया जाता है या फिर डिप्टी स्पीकर का ऑप्शन ही नहीं रखा जाता। तो अब ये 12 बजे मामला खुलकर सामने आ जाएगा। और बात करें अगर इंडिया और एनडीए गठबंधन की, तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही देखा जा रहा है यहाँ पर एनडीए जो है कहीं ना कहीं दबता नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन के आगे, क्योंकि तमाम हमले जो इंडिया गठबंधन करता हुआ नजर आ रहा है अभी देखा गया हाल ही में यहाँ पर संसद के पहले दिन में। तो ऐसे में देखा गया है कि आने वाले समय में यहाँ पर एनडीए की जो मुश्किलें इंडिया गठबंधन बढ़ाता हुआ
हुआ नजर आ सकता है। और अब जो 12 बजे फैसला होगा उसके बाद पूरा मामला खुलकर सामने आ जाएगा कि डिप्टी स्पीकर या स्पीकर कौन बनता है। और ऐसे में यहाँ पर इंडिया गठबंधन और भी ज्यादा रणनीतियां आगे एनडीए गठबंधन के लिए बना सकता है और यहाँ पर तमाम मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आएगा। जी वाकई में यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डिप्टी स्पीकर की बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार विपक्ष अपना डिप्टी स्पीकर की मांग रख सकता है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार स्पीकर की कुर्सी पर कौन बैठता नजर आएगा। और जिस तरह से हमने जिक्र कर चंद्रशेखर आजाद का, चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ यहाँ पर पिछड़े दलितों और मुस्लिमों के लिए पार्लियामेंट में करते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।